पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज हम पांच की पंचायत में एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसका नाता आपके बच्चों से है। इस मुद्दे का नाता हर अमीर गरीब से है। अगर आप अपने बच्चे की सेहत और विकास के लिए विटामिन की गोलियां रोज देते रहते हैं तो आज अभी और इसी वक्त से ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार ये दवाएं बच्चों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा करती हैं। यहां तक कि बच्चों की जान तक ले सकती हैं। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहां एक 10 साल के बच्चे की विटामिन डी के ओवरडोज से मौत हो गई। उस बच्चे को डॉक्टरों ने सामान्य से कई गुना ज्यादा विटामिन डी दिया था। पांच की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों को मौत की गोली क्यों दे रहे हैं कुछ डॉक्टर्स, और तेज दवाओं से कौन बचाएगा बच्चों को। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बच्चों को थोड़ा सा बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। थोड़ा सा पेट दर्द होता है तो आप डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फौरन इलाज और आराम पाने की आपकी ये जिद बच्चों पर जानलेवा भी हो सकती है। एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन और कैल्शियम जैसी दवाएं आपके बच्चों की हालत बिगाड़ सकती हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन पिछले दिनों देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में एक बच्चे का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। 10 साल के बच्चे की मौत विटामिन डी की अधिक गोली खाने की वजह से हो गई। यूपी के फिरोजाबाद के बच्चे को पिछले दिनों उल्टी और पेट के तेज दर्द के बाद एम्स लाया गया था। बच्चे का इलाज शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर आईसीयू में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। एम्स के डॉक्टरों की माने तो बच्चे की मौत विटामिन डी के ओवरडोज से हुई। बच्चों को 1000 इंटरनेशनल यूनिट लेने की इजाजत है, लेकिन बच्चा 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी ले रहा था। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए किसी डॉक्टर ने विटामिन डी की गोलियां दी थी। 21 दिनों तक बच्चा लगातार विटामिन डी की गोलियां खा रहा था। 21 दिन तक लगातार गोलियों के सेवन की वजह से बच्चे के शरीर में सामान्य से 30 गुना ज्यादा विटामिन डी मौजूद था। बच्चे की मौत आंतों में बड़ी मात्रा में कैल्शियम की मौजूदगी से हुई। जब विटामिन डी का लेवल एक जरूरत से ज्यादा पहुंच जाए, जैसे कोई भी चीज आप लें वो जरूरत से ज्यादा हो तो एक तरह से जहर बन जाता है। तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी कहलाती है। डॉक्टरों की माने तो विटामिन डी की कमी सूरज की रोशनी न मिलने की वजह से होती है। विटामिन डी की गोलियां खाना भी एक आम बात हो गई है, लेकिन 10 साल के बच्चे की मौत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और बता दिया है कि विटामिन और कैल्शियम की ज्यादा मात्रा भी मौत की वजह हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि कुछ डॉक्टर बच्चों को मौत की गोली क्यों दे रहे हैं, और आखिर इन तेज दवाओं से बच्चों को कौन बचाएगा। जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिजिशियन डॉक्टर DR राय, डॉक्टर तन्मय पंड्या जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं यानी नेफ्रोलॉजिस्ट, और साथ ही डॉक्टर चारू कालरा जो कि पीडियाट्रिशियन है यानी कि बाल रोग विशेषज्ञ। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं क्या है पांच की पंचायत का पहला सवाल। बच्चों को मौत की गोली क्यों दे रहे हैं कुछ डॉक्टर। डॉक्टर DR राय, क्योंकि आप फिजिशियन हैं, इसलिए सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, क्यों हम ये मौत की गोलियां दे रहे हैं बच्चों को, जरूरत क्या है इसकी। देखिए, आपने कहा कि मौत की गोली क्यों दे रहे हैं। पहली चीज तो मैं कहूंगा कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को मौत की गोली कभी नहीं देता है। उस पेशेंट को अगर हमने एग्जामिन किया, उसके बाद उसका ब्लड लेवल देखा, अगर उसके अंदर अब इसके बाद विटामिन डी की बात करें तो मैं उसी पे कहूंगा, अगर उसका विटामिन डी लेवल कम आ रहा है जो कि जितना होना चाहिए, तो ये एक डॉक्टर की ड्यूटी बन जाती है कि उस फैमिली को बताए कि तेरे को में डी की कमी है, जो आने वाले टाइम के ऊपर बच्चे के लिए मुश्किल रहेगी। और दूसरी बात है, जो आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रिवलेंस हो गया है विटामिन डी। अगर आप 10 में से फर्स्ट टाइम अगर कोई विटामिन डी की इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, 10 में से 8 आदमियों का मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि उनका विटामिन डी लेवल कम आ रहा है। उसका कारण क्या है, हम घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है, हर वक्त हम टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं, हम बाहर खेलना नहीं चाहते, माँ बाप ने बच्चों को इतना नाजुक बना दिया है।
हम अगर अपने जमाने की बात करें, जब तक हम सड़क के ऊपर गुल्ली डंडा न खेलें या हम बाजार में कंचे न खेलते होते दिन भर धूप में, तो घर में माँ नहीं घुसने देती थी। और आज बच्चों को बाहर निकलते वक्त माएं पकड़ के अंदर लेके जाती हैं। फुटबॉल भी वो लोग प्ले स्टेशन पे वो भी है। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए मैं नहीं मानता कि हम मौत की दवाई दे रहे हैं, मैं कभी नहीं मानूंगा। डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी की, उसको कहा कि तेरे को ये दवाई इतने टाइम पर खानी है। चलिए, यहाँ पे जो आपने अभी जागरूकता की बात की कि विटामिन डी हमें बाहर जाके लेना चाहिए, यही काम वो डॉक्टर क्यों नहीं करता है जो कि सबसे पहले जब दवाई उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बोलते ये तो ठीक है, लेकिन साथ साथ इस बच्चे को बाहर भी भेजिए, इस बच्चे को ऐसी दवाइयां जो है मतलब देने की बजाय उसको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खिलाइए जिसमें विटामिन अच्छा है। ये जो आप कह रही हैं बिल्कुल, हमारे आज के पीडियाट्रिशियन और हम फैमिली फिजिशियन इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि बच्चों को बाहर खेलने दो। बच्चों को जब तक नहीं खेलने दोगे उनकी परिपक्वता नहीं आएगी, मैच्योरिटी नहीं आएगी। लेकिन माँ बाप अगर बच्चों को नाजुक बनाना चाहते तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कोई डॉक्टर नहीं कहेगा कि बच्चों को आप बाहर मत निकालो, कोई भी डॉक्टर नहीं कहेगा कभी भी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं कहूंगा हमारी फैमिलीज के लिए है। उनको बच्चों को ढीठ बनाइए, इस समाज में रहना है तो लक्कड़ हजम और पत्थर हजम, तभी आपके बच्चे सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरह अगर आप रहोगे तो नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कालरा, इस बच्चे को 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी डेली दिए गए 21 दिन के लिए, जो कि बताया जा रहा है कि 30 गुना ज्यादा है प्रिस्क्राइब लिमिट से। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या मौत होनी ही थी? मौत होनी ही थी, पर मैं नहीं मान सकती कि एक डॉक्टर और स्पेशली एक पीडियाट्रिशियन उस बच्चे को कंटिन्यूस 21 दिन 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाएगा। इसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक डॉक्टर शॉपिंग, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर से चेक करने गए, पिछले वाले के प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके गए, उसने बोला ये दवाई शुरू कर दो, पहले वाले डॉक्टर की भी दवाई दे रहे हैं, इस वाले डॉक्टर की भी दवाई दे रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे, अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि बच्चे यंग एडल्ट नहीं है, बच्चे एडल्ट्स की मात्रा से आधी गोली, अच्छा छोटा बच्चा है आधी गोली दे दो, ये बच्चों में बिल्कुल लागू नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगी, एक 3 साल का बच्चा जिसका वजन 10 किलो होता है और एक 3 साल का बच्चा जिसका वजन 15 किलो होता है, उन दोनों के लिए बिल्कुल अलग मात्रा में दवाई जाती है। बिल्कुल। तो डोजेज ऑफ मेडिसिन इन अ केस ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे के केस में एक डोज जो है वो डिपेंड करता है उसका वेट कितना है, और ये बात मोस्टली पीडियाट्रिशियंस को ही पता होती है। तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगी कि या तो इस केस के अंदर बच्चा पीडियाट्रिशियन को नहीं दिखा रहा था या किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहा था, आई थिंक देयर आर सो मेनी क्वैक्स अराउंड, उनको दिखाया था, या सेकेंड थिंग उसने डॉक्टर शॉपिंग करी है और 3-4 प्रिस्क्रिप्शन से सारी दवाइयां ले लेके और ओवरडोजिंग किया। ये हो सकता है, और साथ ही इसी वजह से जब हम अपने बच्चे को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, और सिर्फ बच्चे नहीं हम भी जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा वेट चेक कराते हैं, बीपी चेक कराते हैं, फीवर देखते हैं, उन सब का रीजन होता है, ऐसा ही नहीं किया जाता है। मेरे साथ डॉक्टर पंड्या है जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पंड्या, इस बच्चे के केस में इसकी हालत इतनी खराब हो गई, इसको सब इंट्रावेनस इंजेक्शन सब दिए गए, लेकिन उसके बाद इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। क्या गलत हुआ, क्या इसके साथ जो है गड़बड़ हो गई थी उस वक्त? जैसे डॉक्टर चारू ने बताया कि इसकी डोजिंग में बड़ी गड़बड़ हो गई है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत मुश्किल है मानना कि किसी डॉक्टर ने 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी 21 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया होगा। बट हमने कई केसेस देखे हैं जहां पे, जैसे डॉक्टर चारू बता रही थी अभी, कि 2 अलग डॉक्टर्स की अलग अलग प्रिस्क्रिप्शंस को पेशेंट फॉलो कर रहा है, या तो कई बार उस प्रिस्क्रिप्शन को समझने में भूल हो जाती है। जैसे उन्होंने कहा हो सकता है कि 21 दिन बाद रिपीट करना, अगेन 6 लाख यूनिट 21 दिन बाद रिपीट नहीं किया जाता इतने छोटे बच्चे में, एडल्ट में भी हम नहीं करते इतना फ्रीक्वेंटली रिपीट, बट कोई देन इट डिपेंड्स कि उन्होंने सही डॉक्टर को दिखाया। नहीं दिख रहा है इनकी बात। नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक चीज, क्वालिफाइड डॉक्टर जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बिल्कुल मानता हूँ, कभी भी 6 लाख यूनिट कोई डॉक्टर नहीं देगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। हमारे बीच में आज की तारीख में इतने क्वैक्स बैठे हुए हैं जिनको डोजेस का कुछ भी मालूम नहीं है, वो उठा के कहते हैं आप इनको 6 लाख यूनिट दे दीजिए जिसकी डोज नहीं है। उसके बाद ये नहीं कहते कि आपने 15 दिन के बाद इसको बंद करनी है। और हमारे जो मरीज हैं वो भी आज की तारीख में ये नहीं सोचते कि हम दोबारा डॉक्टर को 15 दिन बाद जाके दिखाएं, अपना एसेस करें, उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, वो नहीं है, महीनों खाते रहते हैं। तो ये जागरूकता की बहुत बड़ी जरूरत है। और हाँ, अगर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने 6 लाख यूनिट दिए, ये मैं कहूंगा एक क्राइम है। लेकिन एम्स ने इस बात को खुद पब्लिश किया है कि उसको 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का डोज दिया गया है। डॉक्टर किसने दिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें नहीं लिखा है। नहीं, डॉक्टर का नाम अभी सामने नहीं आया है, चाह रहा हूं ना। क्योंकि देखिए ना, ये एक तो आप एकदम से डॉक्टर का नाम भी सामने नहीं रख सकते, तो जांच का भी विषय है ना कि क्या गड़बड़ हुई, ये तो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी सामने ऐसे कैसे किसी का नाम लाके उसको बदनाम कर सकते हैं। तो लेकिन जो आप लोग सारी बातें बता रहे हैं, क्या इसमें डॉक्टर की तरफ से कुछ बात है जो कि पेशेंट तक पहुंचने में
कमी रही या लोगों का समझने में प्रॉब्लम है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्योंकि विटामिन डी जो है पूरा मामला, ये बहुत कई लोगों को नहीं समझ में आता विटामिन डी क्यों कम हो रहा है, ये हमें क्यों इसके लिए जो है गोलियां लेने की जरूरत है। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के दिमाग में डाला जाता है कि गोली नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं। तो आपको लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है जो कि डॉक्टर्स को पेशेंट तक पहुंचाना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल आप ठीक करिए, कम्युनिकेशन गैप तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज ये जरूर होगी कि डॉक्टर ने जो अगर दिया है उसमें अगर उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि 15 दिन 20 दिन के बाद आओ, अगर 20 दिन के बाद वो पेशेंट रिव्यू के लिए नहीं आता तो उस वक्त पेशेंट की ज्यादा गलती है। जी। डॉक्टर के पास बिना जाए, आज की तारीख में हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं जो कह रहे हैं साहब मैंने तो अपने आप से 2 साल पहले दिखाया था, मेरे दूसरे बच्चे को ये बीमारी हुई और मैंने वही दवाई उसको दे दी, वो भी ठीक हो गया। अब उस वक्त बताइए डॉक्टर क्या करेगा? फॉलोअप की जरूरत है, बहुत जागरूकता जरूरत की जरूरत है। इसी बीच हम देख लेते हैं 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है। तेज दवाओं से कौन बचाएगा बच्चों को? तेज दवाएं मतलब बच्चे को बुखार हुआ नहीं कि पहले भैया दवाई दे दो, डॉक्टर को एकदम फोन पे दवाई लेना है कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को जो है अभी बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बता दीजिए, फीवर हो गया, 2 घंटे से दवाई चाहिए। हम क्यों नहीं इंतजार करते हैं? हम क्यों नहीं 1 दिन का समय देते हैं? बुखार है, कोई छोटी सी ये परेशानी है, जुकाम हो सकता है, थोड़ा सा तो नजला बाहर भी निकलना चाहिए ना। तो ये जो एक कल्चर बनता जा रहा है कि जल्दी से ठीक कर दो भाई दवाई देकर हमारे बच्चों को, क्या आप मानते हैं ये एक बहुत बड़ी वजह है ऐसे केसेस का सामने आने के लिए? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एक रीजन हो सकता है कि हम आजकल अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्टिवली बड़ा कर रहे हैं। बट मुझे लगता है सेकंड रीजन ये हो सकता है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बात बोलती हूँ कि दिन में 3 बजे, रात को 3 बजे या सुबह 4 बजे मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप मुझे कॉल करके डोज पूछें, बजाय कि आप गूगल पे जाएं, गूगल पे सर्च करें माय बेबी इज हैविंग फीवर, उसको कितना क्रोसिन देना चाहिए। तो आई थिंक ये इंटरनेट के जो डॉक्टर्स बैठे हुए इंटरनेट पे वो पेशेंट्स का बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो यस, ओवरडोजिंग इन एनी विच फॉर्म इज रॉन्ग, पर मतलब अगर बुखार है तो बुखार की दवाई तो हमको देनी है, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि बेटर है कि हम डॉक्टर से पूछें, ना कि हमारी सिस्टर को कॉल करें कि उसके बच्चे को भी बुखार हुआ था, उसने कितनी डोज दी, या कि हमारे पड़ोसी से पूछें। तो जो जिस काम के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमने पढ़ाई करी है उसके लिए, हमें अलग से पढ़ाया गया उसके लिए, लोग इंटरनेट डॉक्टर्स बन रहे हैं खुद ही। डॉक्टर पंड्या, आप इस बात से सहमत हैं कि जल्दी दवाई लेने के चक्कर में लोग बस इंटरनेट पर जाके देख लेते हैं कि इस बीमारी की क्या दवाई है? ये भी होता है, केमिस्ट के साथ से जाके पूछ लिया जाता है कि इस बीमारी की क्या दवाई हो, और वही दवाई हो जाती है। या जैसे डॉक्टर राय बता रहे थे कि पिछले पुराने प्रिस्क्रिप्शंस को ही फॉलो कर लिया जाता है। पेशेंट्स की बहुत कमी हो गई है। पेशेंट्स और हमारे जो भी पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल फट ठीक हो जाए, मतलब उसको चाहे बीमार 1 मिनट के लिए रहा हो या 1 घंटे का रहा हो, उसको बीमार रहने न दी जाए। खैर, हर पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बीमार रहे, लेकिन प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। मैं भी खुद डॉक्टर होने के बावजूद अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन की सलाह से ही ट्रीट करता हूँ। हाँ, मतलब ये भी एक बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आप अगर डॉक्टर हैं किसी और स्पेसिफिकेशन जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसके, तो आप अपने बच्चे को भी ट्रीट कर सकते हैं। बच्चे के लिए एक पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है इसके लिए, और कोई क्वालिफाइड नहीं है ट्रीट करने के लिए। तो इन सब चीजों में क्या लगता है आपको, किसकी भूमिका ज्यादा होनी चाहिए? जैसे आप ये सब बातें बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई डॉक्टर्स हैं जो कि ट्रीट करते हैं, उनसे फिर क्या करें? क्योंकि ऐसे ही डॉक्टर्स की वजह से ये सब केसेस भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक बच्चा गांव में जाता है और वहां एक ही डॉक्टर अवेलेबल है जिसने MBBS कर रखा है, तो शायद वहां ज्यादा चॉइसेस नहीं है पेशेंट के पास। बट अगर आप दिल्ली, नोएडा जैसे शहर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो हर प्रकार के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल किया जाए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दें किसी के ऊपर, उससे तो कोई सोल्यूशन आने नहीं वाला है। डॉक्टर कारा, आपके पास कभी ऐसे कोई केस आते हैं जो कि बच्चा है, पहले उसको फिजिशियन से जो है ट्रीटमेंट करा दिया, दवाई दिलवा दी, और फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड देन वो आपके पास आया? बहुत बार। और मतलब आई वुड से कि विटामिन डी तो बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में इतनी टॉक्सिसिटी कर सकता है, पर विटामिन डी और विटामिन ए टॉक्सिक के केसेस बहुत कॉमन है। एडल्ट डोजेस में बच्चों को विटामिन ए या विटामिन डी दे दिया गया, एंड प्रॉब्लम विद विटामिन ए, डी, ई के आर, वो फैट सॉल्युबल है, वो जल्दी बॉडी से निकलते नहीं है। तो उन केसेस में बच्चे जो कि इवन छोटे बच्चे, अभी रिसेंटली हमारे पास एक 3 months का बच्चा आया था, हु वाज अ प्री टर्म, और उसने ओवर डोजेज ऑफ मेडिकेशन रिसीव किया और वो उसका ये जो तालू होता है ये बढ़ के आया। तो ऐसे बहुत केसेस आते हैं। बट देन सोल्यूशन ये नहीं है ना कि मैं उनको ये कहूं कि पहले वाले डॉक्टर ने आपको गलत दिया है ट्रीटमेंट या कुछ। द सोल्यूशन इज कि रेफरल शुड बी एट द राइट टाइम। मैं ये नहीं कह रही कि सारे पेशेंट्स पीडियाट्रिशियन देखें, हमारे पे भी लोड बढ़ जाएगा,
पेरिफेरी में पॉसिबल नहीं है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जाके बैठे और देखे, पर जो भी डॉक्टर देखता है अगर उसको लगता है कि अब ये मेरा एरिया से बाहर जा रहा है तो काइंडली रेफर एट द राइट टाइम, बजाय कि बच्चा इतना सीरियस होकर एम्स में पहुंचे, अगर वो राइट टाइम पे पहुंचता तो ही वुड हैव बीन सेव्ड। डॉक्टर राय, आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं कि लोग चाहते हैं और बोलते हैं कि सर बस तुरंत एक जो है ना जादुई गोली दे दो ताकि आज मैं एकदम ठीक हो जाऊं, कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूं? ये आज की तारीख में इस मैकेनिक युग के अंदर जो कपल्स हमारे जो काम कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि न्यूक्लियस फैमिलीज हैं, वो बच्चों को देखने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है। और जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है माँ बाप ये कहता है आज छुट्टी तुम ले लो या मैं ले लूं, तो दोनों छुट्टी के चक्कर में चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी करोगे हमारे बच्चे को ठीक कर दो। ये सबसे बड़ी समस्या है। धैर्य नाम की चीज आज हमारे समाज में नहीं रही। कंपटीशन का जमाना है, हर आदमी भाग रहा है, तो हमें एज ए डॉक्टर उस चीज को भी देखना है। यहाँ पर मेरा रोल चालू होता है, मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं देखो बच्चे को अगर दवाई देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक की जगह 2 एंटीबायोटिक दे दूंगा जो नहीं देना चाहता, लेकिन आज उसको मैं 2 दूंगा, कल तुम्हें 3 देनी पड़ेंगी, फिर 4 देने एक वक्त आएगा कोई एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। हम समझाते हैं, उसके बावजूद डॉक्टर पेशेंट पता है क्या कहता है, साहब मुझे नहीं पता, मेरे को बच्चे को तो आज ठीक कीजिए। मैं मना करता हूँ, डॉक्टर कालरा मना करती है, वहां पे डॉक्टर राम के पास चला जाता है, वो उठा के 3 दवाइयां लिख देता है। उस वक्त बदनामी एक डॉक्टर कम्युनिटी की आ रही है, हम समाज में उसको नहीं देख रहे कि मेरे भाई तुमने क्या किया अपने बच्चे के साथ। और दूसरी बात मैं और बता दूं, आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना हो रही है, मैं कई जगह इस चीज को कह चुका हूं कि डॉक्टर से ज्यादा वो सलाह अपने अड़ोसी पड़ोसी से ले रहे हैं। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती कि माई कंट्री एवरीबडी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर्स, हाँ एवरीबडी इज अ डॉक्टर। एक रिक्शा चलाने वाला कहता है बाबूजी आपको सर में दर्द है, एस्प्रो खा लो, और बंदा उठते गाड़ी से एस्प्रो ले लेता है। आपको जरा उल्टी ये ले लो, लेकिन ये नहीं सोचता कि तेरे को गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो एस्प्रिन खाएगा तो तेरे पास क्या होगा। इवन की घरों के अंदर आके कोई भी आएगा, पड़ोसी आके कहेगा अरे हमने उस डॉक्टर से बात की थी, तुम ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी तुरंत ठीक हो गए थे, तो जादुई डॉक्टर है, जादुई मेडिसिन है। ये धारणा हमको बदलनी पड़ेगी। और जो कंपटीशन का जमाना है तो उसमें तो रहना पड़ेगा, आपको एडजस्ट भी करना है, बच्चों को जो ब्रॉटअप करना है तो आपको करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है इसका कोई भी। बिल्कुल, जो भी हमारा ये शो इस वक्त देख रहे हैं, इतनी सारी डिस्कशन के बाद मैं जानती हूँ उनके मन में ये जो है सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और बच्चों में है तो अब उससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए, बच्चों को किस चीज की सलाह देनी चाहिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, और अगर हो तो फिर दवाइयों से हटकर और क्या उनके पास इलाज हो सकता है। डॉक्टर कालरा, इस पर आपसे जानना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने बच्चों को शाम को पार्क में खेलने के लिए भेजें और छातों का प्रयोग थोड़ा कम कर दें, और इंटरनेट और लैपटॉप्स और आईपैड से अपने बच्चों को थोड़ा बाहर निकालें। बिल्कुल, छातों का प्रयोग आपने जो बोला बिल्कुल सही है, पर बच्चा काला हो जाएगा तो क्या हो गया, थोड़ा सा धूप जरूरी है शरीर के लिए। बिल्कुल। और दूसरा, आपका डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करता है, अगर आपको लगता है आई एम सॉरी एंड आई एक्सेप्ट दिस कि बहुत सारे डॉक्टर्स की हमारे यहाँ पे हैंड राइटिंग की इश्यूज होते हैं, तो आपको अगर कुछ इशू है तो आज 3 टाइम्स, आज 4 टाइम्स, आप 10 बार भी पूछेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई डॉक्टर मना करता कि नहीं, क्योंकि इन केस ऑफ विटामिन डी और ऐसी कुछ सिर्फ कम मेडिसिन हैं जो कि हम नॉर्मली वीकली एडवाइस करते हैं कि ये सैशे दूध के साथ आप वीक में एक बार लीजिएगा। अब वो वीक की जगह डे हो जाएगा तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल। डॉक्टर पंड्या। बिल्कुल, ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, जैसे डॉक्टर राय ने पहले ही बताया कि अगर हम पहली बार टेस्ट कराएंगे तो मे बी 10 में से 8 लोग होंगे जिनको डेफिशिएंसी होती होगी। आई थिंक सनस्क्रीन यूज करना भी एक फैक्टर होता है इसके अंदर, पूछना चाह रही थी कि सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं बच्चों को? उससे भी हम काला नहीं पड़ना चाहते हैं। चलिए ये और बात है, बट हाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। हम एसी कार्स में घूमते हैं, फुल्ली कवर्ड रहते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि ये रैम्पेंट हो गया, एपिडेमिक हो गया है। आई थिंक विटामिन डी तो एक ऐसा विटामिन है, जब हम पढ़ते थे एमबीबीएस में तो हमें बताया जाता है कि इसकी सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमारा बॉडी पर्याप्त उसको बना सकता है, स्किन में ही बन जाता है। बट यस, अगर हम रोज के हिसाब से कितनी डोसेज चाहिए? आई थिंक रिक्वायरमेंट 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट क्या धूप से मिल जाती है उतनी? आई थिंक काफी मिल जाती है। वही डिफरेंस है कि एडल्ट्स में रिक्वायरमेंट 400 to 800 है, पीडियाट्रिक की रिक्वायरमेंट 1000 है। ग्रोथ ज्यादा होती और है। वही जब वो न्यूबॉर्न होता है तो वो चाहे उसको धूप में लेटाओ आप, चाहे कुछ भी करो, उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट हमेशा देना पड़ता है। तो तभी आपका डॉक्टर आपको कोई भी विटामिन डी ड्रॉप्स, जब भी आपका न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको हमेशा एक सजेस्ट करता है कि आप ये अपने बच्चे को जरूर दें। डॉक्टर राय, आपकी राय? नहीं, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि कोई भी डॉक्टर कभी भी अपने मरीज के साथ
इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता, कभी भी नहीं करता है। रहा सवाल उनको बच्चों के लिए, आप ये देखिए डॉक्टर ने क्या सलाह दी है, और जैसे मेरे मित्रों ने यहाँ पर बोला है, आज हम अंकल गूगल के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं और क्वालिफाइड डॉक्टरों पे कम हो गए हैं। मरीज हमारे पास आते हैं और वो आके पहले पढ़ना चालू करते हैं, डॉक्टर साहब मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बताइए मैं क्या करूं। तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम तो आप इनमें से कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ डॉक्टर की बात सुनिए। हम तो एक ही बात कहते हैं, हम एक ही बात कहते हैं। मैंने कहा भाई जब तूने अपनी सारी बीमारी पढ़ ली तो मेरे पास क्यों आया? मुझे भी तू बता जाके दो दवाई वहीं से खरीद ले। क्या दवाई देनी चाहिए। हमने अपने आज 40 साल हो गए हमको प्रैक्टिस करते हुए, हम बड़े प्यार से कहते, मैंने कहा भैया तू जा अपना इलाज भी अपने आप कर ले। बिल्कुल। तो ये आज 5 की पंचायत में जो हमारी डिस्कशन थी, इसमें सवालों के साथ ही हम चाहते थे कि सभी जो यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे हैं वो आप लोगों को जागरूक इस मामले में भी करें कि बच्चों में, 10 साल के बच्चे में विटामिन डी की अगर इतनी कमी है, क्यों आई है, कहीं ना कहीं माता पिता भी उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं भेज रहे हैं, हर चीज के लिए उनको आईपैड्स, उनको फोन पकड़ा रहे हैं, साथ फुटबॉल जैसा गेम भी वो प्ले स्टेशन पे खेल रहे हैं और बाहर मैदान में जाकर नहीं खेल रहे, तो आप सोचिए कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी तो होनी ही है। इसलिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बाहर जाने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको सनस्क्रीन कम लगाइए, छातों का जो कल्चर है वो दूर रखिए। इससे आपके बच्चे बहुत हद तक विटामिन डी की ऐसी समस्याओं से दूर रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 की पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।